हमने अपनी लाइफ में जितने भी पेड़ देखे हैं उसमें से कुछ छोटे होते हैं और कुछ तो 90 मीटर्स तक ऊंचे भी होते हैं। लेकिन चाहे पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, उसकी एकदम जो टॉप वाली लीफ है उसके अंदर आपको पानी मिलेगा, या फिर वो पेड़ जो भी फ्रूट ग्रो करता है उसके अंदर आपको पानी मिलता है। जैसे कि कोकोनट यानी कि नारियल का पेड़, वो हाइट में तो बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, लेकिन जो उसकी टॉप पे नारियल लगे हैं वो पानी से एकदम भरे होते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि पेड़ तो पानी हमेशा ज़मीन से लेता है, तो वो पानी इतना ऊंचा तक पहुंचता कैसे है? क्या उसके अंदर कोई मोटर लगी है या फिर इसके पीछे कोई और लॉजिक है? तो इस प्रोसेस के पीछे बड़ी ही इंटरेस्टिंग साइंस काम करती है। जैसे कि आपको ये तो पता ही है कि हर एक पेड़ की अपनी एक जड़ होती है और वो पेड़ अपनी जड़ से ही पानी लेता है। तो उस पेड़ के ऊपर जो भी फ्रूट लगा है वो फ्रूट और नीचे ही नीचे जो जड़ है वो आपस में एक पतली सी पाइप के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, और ऐसे ही हर एक पत्ता नीचे जड़ के साथ कनेक्टेड होता है पतली सी पाइप के थ्रू। और बिल्कुल इसी तरह से पेड़ के सारे पत्ते उन्हीं हजारों लाखों पतली पतली पाइप्स के थ्रू नीचे जड़ से कनेक्टेड होते हैं, और उन पाइप को इंग्लिश में कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। और यही कैपिलरी ट्यूब नीचे जड़ से शुरू होकर तने से होते हुए ऊपर पेड़ तक पहुंचती है, और इनके अंदर से ही पानी ऊपर तक पहुंच पाता है। अब आपके दिमाग में यही क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यहाँ ऐसी कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है जो कि पानी को ऊपर तक भेज देती है। तो इसके लिए इस छोटे से एग्जाम्पल को देखिए। ये हमारे पास पानी का भरा हुआ पूरा बर्तन है। अगर हम इस बर्तन के अंदर कोई भी स्ट्रॉ डालते हैं तो उस स्ट्रॉ के अंदर पानी ज़्यादा राइज कर रहा है। तो इसके पीछे का कारण है सरफेस टेंशन। जो इस पाइप की सरफेस है उसकी ओर पानी अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका काम यहीं पूरा नहीं हो जाता। यहाँ पर एक और पानी की प्रॉपर्टी एक्ट करती है कि जो पानी होता है वो हमेशा आपस में चिपके रहने की कोशिश करता है, यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो फिर जो हमने स्ट्रॉ पानी के अंदर डाली थी, तो सबसे पहले जो पानी की पहली लेयर है वो उस स्ट्रॉ के सरफेस की ओर अट्रैक्ट होती है। तो उसी सरफेस के पीछे पीछे कई और सारी लेयर्स उस स्ट्रॉ के अंदर चलती रहती है। तो ऐसे ही करते करते पानी काफ़ी ऊपर तक पहुंच जाता है। तो जो पेड़ के अंदर कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं वो आप सोच भी नहीं सकते उससे भी ज़्यादा पतली होती है, जिस वजह से पेड़ के अंदर काफ़ी हद तक पानी ऊपर तक पहुंच जाता है। तो लेकिन क्या सिर्फ इतने से स्टेप से ही क्या हमारा सारा पानी ऊपर तक पहुंच पाता है? तो इसका आंसर है नहीं। यहाँ पर पेड़ को एक और स्टेप लेनी पड़ती है जिसके बिना ये सारा प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वो है इवेपोरेशन। अब ये क्या होता है भाई? तो इवेपोरेशन यानी कि जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियों की मदद से पानी को बाहर निकालते हैं। तो अगर आप किसी थैली को अगर पत्ती के बाहर बांध देंगे और अगले ही दिन अगर आप उस थैली को जाकर देखेंगे तो उस थैली के अंदर आपको पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलेंगी। बस इसे ही इवेपोरेशन कहते हैं। तो अब इस इवेपोरेशन का पानी के ऊपर खींचने से क्या रिलेशन? तो अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो ये इवेपोरेशन बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जिस तरह आप किसी स्ट्रॉ की मदद से जूस को पीते हो तो आप सांस को ऊपर खींचते हो तो साथ में आपके जूस भी आ जाता है ना। बस बिल्कुल इसी तरह से इवेपोरेशन के कारण जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर नीचे भी पानी मौजूद है वो ऊपर आने लग जाता है और पेड़ के ऊपर तक सारी पत्तियों तक पहुंच जाता है। इतने स्टेप हो जाने के बाद आपके लिए एक फ्रूट तैयार हो पाता है। तो देखा आपके आसपास ही कितनी नॉलेज छिपी हुई थी और एक पेड़ के अंदर कितनी हार्ड साइंस लगी हुई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और इसी तरह की मैं नॉलेजेबल वीडियो इसी चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, इसमें आपका ही प्रॉफिट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।